नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम लोग ग्रामीण विकास विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं वाला जो सीरीज़ चला रहे थे ईडीओ का, उसमें आज के वीडियो में हम लोग 3 और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं को देखेंगे, जिसमें से संचालनालय पंचायत की जो योजनाएं हैं उनको हम लोग आज देखने वाले हैं। 3 योजनाओं को, ये योजनाएं ज़्यादा बड़ी योजनाएं नहीं हैं, इसलिए इसमें आपको सन याद रखना है, इसके प्रावधान याद रखने हैं, इसके उद्देश्य याद रखने हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके प्रावधान बहुत ज़्यादा है नहीं, तो उनको आपको क्या क्या याद रखना है। सन मैं पहले भी बताया था आपको, उसका जो चालू हुआ था वो उद्देश्य और क्या प्रावधान, उसके क्या क्या हैं, कितना फंड जनरेट होता है, कौन प्रोवाइड कराता है, ये सब चीज़ें भी आप लोग को एक साथ नोट करते चलना है। तो सब योजना जो है बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत सी योजना छोटी छोटी योजनाएं भी हैं, तो उनको भी आपको साथ में लेते हुए चलना है। ये भी पंचायत विभाग की योजनाएं हैं, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे रूप में आपको क्वेश्चन एक एक ठो बन सकता है, ठीक। तो इसको भी आपको लेते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं ये भी। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। कमेंट में एक डाउट आया था, जो NRLM बिहान हम लोग वाली योजना किए थे, ठीक है, उसमें एक डाउट आया था जिसमें से ये चक्री निधि वाला थोड़ा सा मैं आप लोग को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, उस समय क्या था कि एक हफ्ते पहले हम लोगों ने 7-8 दिन पहले इसको कवर किया था, ये वाले टॉपिक को, बिहान वाले टॉपिक को। तो उस समय मेरे पास जो वेबसाइट से और जो अन्य जगह से जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध थी, तो जितनी जानकारी मेरे पास थी उस समय, उसमें मैंने आप लोग को सबको अपडेट करवाया था उसके हिसाब से। और मैंने आपको कहा था उस समय कि मेरे पास जैसे और भी जानकारी आएगी मैं उसमें आप लोग को अपडेट कराते चलूंगा, उसको जगह को आप लोग थोड़ा छोड़ के चलिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डाउट था, उसको क्लियर कर देता हूं। देखिए, वहां पर मैंने आपको सामुदायिक निवेश कोष के बारे में बताया था। तो सामुदायिक निवेश कोष क्या होता है? जो स्व सहायता समूहों को जीविकोपार्जन के लिए दिया जाता है, ठीक है, उनको रोजगार प्रोवाइड, उनको बेरोजगारी को दूर करने के लिए और जीवन चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए सामुदायिक निवेश कोष से फंड दिया जाता है। तो सामुदायिक निवेश कोष फंड के तहत 2 प्रकार की निधि होती है। एक होती है चक्री निधि, जिसको बोलते हैं रिवॉल्विंग फंड, और दूसरा होता है सामुदायिक निवेश निधि, ठीक है। ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, लेकिन थोड़ा अपडेट है, उसको थोड़ा सा अपडेट करके और सुधार करते चलिएगा। तो 2 प्रकार की निधि जो है वो सामुदायिक निवेश कोष से उपलब्ध कराई जाती है। पहला चक्री निधि और दूसरा सामुदायिक निवेश निधि। तो चक्री निधि क्या होता है? रिवॉल्विंग फंड। इसमें अधिकतम 15,000 रुपये अनुदान के रूप में प्रोवाइड कराया जाता है। ये भी मैं आपको बताया था, अधिकतम 15,000 रुपये वाला, ये अनुदान के रूप में होता है, ठीक है। अनुदान का मतलब क्या होता है? इसको जो प्रोवाइड कराते हैं वो ये पैसे को वापस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अनुदान, और ऋण को वापस करना पड़ता है। तो चक्री निधि के माध्यम से स्व सहायता समूहों को अधिकतम 15,000 रुपये अनुदान के रूप में प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे उन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अब 15,000 रुपये स्व सहायता समूहों को अनुदान के रूप में चक्री निधि से प्रोवाइड कर दिया गया। अब स्व सहायता समूह जो अपने सदस्य हैं, ठीक है, अब उन सदस्यों में से किसी को जरूरत पड़ गया किसी चीज़ के लिए, इमरजेंसी कुछ आ गया, कुछ ठीक है, कुछ जोखिम आ गया, कुछ आपदा आ गई, कुछ विपत्ति आ गई उनके यहाँ, तो उनको अगर कहीं पैसा लेना है, ऋण लेना है उनको, तो वो कहाँ से लेंगे? सदस्य जो है वो स्व सहायता समूह के में जो पास जो 15,000 रुपये ये जो चक्री निधि है, वहीं से ये लोग क्या ले लेंगे? ऋण के रूप में उस पैसे को 15,000 में से ये स्व सहायता समूह के पास पहुंचा दिया। स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को इसी 15,000 रुपये में से, ठीक है, ये जो 15,000 रुपये अनुदान के रूप में स्व सहायता समूह के पास है, उसी 15,000 रुपये में से सदस्यों को क्या कर देगा? ऋण के रूप में प्रोवाइड करा देगा। इसको ये राशि कैसे मिली है? अनुदान के रूप में मिली है, इसको वापिस नहीं करना है। इसके पास 15,000 रुपये है, 15,000 को ये सदस्यों को क्या करेगा? ऋण के रूप में देगा। तो अब ऋण के रूप में देगा तो सदस्यों को क्या करना पड़ेगा? उस पैसे को वापस करना पड़ेगा। तो स्व सहायता समूह क्या करेगा? इसको ऋण के रूप में देता है, ठीक है, राशि। अब कुछ फिक्स्ड अमाउंट में इसका ब्याज रहता है, सदस्यों को ये ब्याज को क्या करना पड़ता है? स्व सहायता समूह को फिर से वापस करना पड़ता है। तो अब इनको जो सहायता, ये जो राशि मिली है वो 15,000 रुपये मिली है, अब ये ऋण में दिया, ज़्यादा अब ब्याज मिला तो ज़्यादा रूप में इसको प्राप्त हुआ, फिर से ये वापस आया, फिर उसके बाद किसी दूसरे सदस्य को जरूरत पड़ गया स्व सहायता समूह में, तो ये स्व सहायता समूह जो है वो दूसरे सदस्य को ऋण दे दी, फिर से ज़्यादा पैसा वापस आ गया, तो ये पैसा इनके पास बढ़ते रहता है। तो ये एक चक्र के रूप में चलते रहता है। इसी के लिए इसको क्या कहते हैं? चक्री निधि, रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। स्व सहायता समूह सदस्यों को देता है, सदस्य फिर से स्व सहायता समूह को देता है। तो इसको आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना इसको, ठीक है, वो अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तो ये चीज को आप लिख लेना। और इसी चक्री निधि को परिक्रामी निधि कहता है, ये बात भी नोट कर लेना, परिक्रामी निधि भी इसी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो चक्री निधि आप लोग को समझ में आ गया, स्व सहायता समूह सदस्यों को देता है, सदस्य स्व सहायता समूह को ये ऋण के रूप में इसको वापस करता है, कुछ फिक्स्ड अमाउंट में परसेंटेज रहता है उसका, वो अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये हो गया चक्री निधि। अब इसके बाद आता है एक सामुदायिक निवेश निधि, जो ये भी सामुदायिक निवेश कोष से ही दिया जाता है, इस निधि में भी पैसा दिया जाता है। अब सामुदायिक निवेश निधि में क्या होता है कि एक संकुल स्तरीय संगठन होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका है वो वीडियो में, वो वीडियो जाके देखना। संकुल स्तरीय संगठन होता है, इसको राज्य सरकार अनुदान के रूप में लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करती है,
ठीक है। अनुदान के रूप में संकुल स्तरीय संगठन को राज्य सरकार जो रहती है वो पैसा देती है संकुल स्तरीय संगठन को। इस संकुल स्तरीय संगठन के अंतर्गत ग्राम संगठन होते हैं। अब ग्राम संगठन कौन होते हैं? तो ग्राम संगठन देखिए, जो ग्राम पंचायत में जो स्व सहायता समूह होते हैं, बहुत सारे स्व सहायता समूह होते हैं, तो जो स्व सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहा होता है उनको मिलाकर एक संगठन बना दिया जाता है, इसको कहा जाता है ग्राम संगठन। तो संकुल स्तरीय संगठन क्या करते हैं? उस ग्राम संगठन जो अच्छे काम करने वाले स्व सहायता समूहों का संगठन होता है उसको ये पैसा देता है ऋण के रूप में। सरकार इसको किसका कैसे पैसा दी है? संकुल स्तरीय संगठन को अनुदान के रूप में, और संकुल स्तरीय संगठन ग्राम संगठन को कैसे पैसा दिया है? ऋण के रूप में। अब ये पैसा ग्राम संगठन के पास है। अब ग्राम संगठन जो है ऋण देगा स्व सहायता समूह को, या फिर स्व सहायता समूह के किसी सदस्य भी जो रहते हैं वो ग्राम संगठन से ऋण के रूप में ये पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम संगठन स्व सहायता समूहों को ऋण का जो पैसा देता है वो सूक्ष्म ऋण योजना के तहत देता है। इस योजना में जो परसेंटेज रहता है वो फिक्स रहता है, ऋण का जो वापिस करने का जो परसेंटेज रहता है वो। तो ग्राम संगठन क्या करता है? सूक्ष्म ऋण योजना के तहत स्व सहायता समूह को या स्व सहायता समूह के किसी व्यक्ति को ऋण प्रदान करता है, जो राशि रहती है 60 से 75 हजार रुपए। वहां पर मैंने 50 से 75 हजार रुपए बताया था। क्यों? क्योंकि जो पंचायती राज विभाग की जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है छत्तीसगढ़ का, उसके वेबसाइट से जो डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड किया था उस डॉक्यूमेंट में 50 से 75 हजार रुपए लिखा हुआ था, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में वो 60 से 75 हजार रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम में आप बोलोगे तो मैं दोनों का डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा। मैं जो सोर्स फॉलो किया था वो ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, वो भी पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो बिहान योजना है उसका डॉक्यूमेंट है, उसका ये 50 से 75 हजार रुपए उसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में 60 से 75 हजार रुपए दिया हुआ है। ये जो सामुदायिक निवेश निधि के तहत जो राशि प्रदान की जाती है वो, तो आर्थिक सर्वेक्षण ज़्यादा प्रमाणिक है उसके कंपैरिजन में। वो भी प्रमाणिक सोर्स है लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। तो इसके हिसाब से मैं आपको चेंज करके ये बता रहा हूँ कि 60 से 75 हजार रुपये। आप बोलेंगे तो मैं वो डॉक्यूमेंट भी आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप देख लेना खुद भी कि उसमें 50 से 75 हजार रुपये दिया हुआ है। ठीक है, अब 60 से 75 हजार रुपये आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा हो तो इसको अपडेट कर लेना आप लोग। तो अब ये समझ गया आप लोग सामुदायिक निवेश निधि क्या होता है? संकुल स्तरीय संगठन को राज्य सरकार अनुदान के रूप में पैसा देती है, ये इसको वापस नहीं करना पड़ता। संकुल स्तरीय संगठन ग्राम संगठन जो को पैसा देता है ऋण के रूप में ग्राम संगठन, बहुत अच्छे स्व सहायता समूह का ग्रुप होता है ग्राम संगठन, उसको ऋण के रूप में ग्राम संगठन को दे देगा, और ग्राम संगठन क्या करेगा? ऋण के रूप में स्व सहायता समूह या स्व सहायता समूह के सदस्यों को सामुदायिक निवेश निधि से 60 से 75 हजार रुपए तक की राशि उपलब्ध करा देता है, जिससे वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों यहाँ पर चक्रीय निधि से स्व सहायता समूहों को जो राशि उपलब्ध कराया जा रहा है वो अनुदान के रूप में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो इसको वापस नहीं करना है। लेकिन यहां पर देखो, जो स्व सहायता समूहों को राशि उपलब्ध कराया जा रहा है वो ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है, जो इसको उनको वापस करना पड़ता है। तो ये दोनों में अंतर है और ये जो है वो प्रोसेस है। ठीक है, तो आप लोग अपने नोट्स में इस चीज को अपडेट कर लेना और ये वाला राशि को अपडेट कर लेना। यहाँ पर मैक्सिमम 15 हजार और इसको परिक्रामी निधि बोलते हैं, और यहाँ पर राशि 60 से 65 हजार। इसके अलावा देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बिहान योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके लिए मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जिसको मैंने कलेक्ट किया है कहीं कहीं से, तो उसको मैं आपको अपडेट और करवा दूंगा। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको और अपडेट करवा दूंगा। ये मैं आपको पहले भी बोला था, वो योजना बहुत बड़ी योजना है। ठीक है ना, तो एक साथ उसका डाटा उस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं था 8-9 दिन पहले, लेकिन जैसे मुझे मिलता जा रहा है मैं आपको उसमें अपडेट करवाते जाऊँगा। और सब योजना को आप जगह थोड़ा थोड़ा छोड़ के रखना, ताकि जो अगर कुछ और अपडेट होता है तो मैं जो होता है वो आप लोग को अपडेट करवा सकूँ और आप लोग उसमें अपडेट कर सकूँ। ठीक है, समझ गए? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग की आज की क्लास है उसमें 3 योजना हम लोग कवर करने वाले हैं। उसको देखिए, श्रद्धांजलि योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना और मुख्यमंत्री आंतरिक गली अविद्युतीकरण योजना। ये 3 योजना हम लोग कवर करने वाले हैं। तीनों योजना को आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। अब ये तीनों छोटी छोटी योजनाएं हैं। इसके बाद जो है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना हम लोग का बचा है, वो थोड़ा बड़ा योजना है। ठीक है, उसको हम लोग अभी जो है 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो आपका सामाजिक अंकेक्षण और सूचना का अधिकार अधिनियम। सामाजिक अंकेक्षण से पिछले बार भी 2 क्वेश्चन आया हुआ है और सूचना का अधिकार अधिनियम से भी आया हुआ है 2012 में भी और आपका 2017 में भी सामाजिक अंकेक्षण से। तो आपको वो जो है बड़ा टॉपिक है। ठीक है ना, हम लोग को 2 से 2 वीडियो लगेगा, लगभग 2 से 3 वीडियो सामाजिक अंकेक्षण को पूरा करने में, और उसी तरीके से सूचना का अधिकार अधिनियम पूरा करने में। तो वो जो है बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग अब सामाजिक अंकेक्षण को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मैं आपको अच्छे से पूरा डिटेल में उसका ठीक है पूरे प्रावधानों को उसको आपको अच्छे से पूरा डिटेल में समझाते हुए चलूंगा। वो बड़े हैं, उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो छोटी छोटी योजनाएं हैं 2
उसको जितना भी योजनाएं हैं उसको पूरा मैं एक साथ आपको, जितनी भी योजनाएं हैं, ज़्यादा योजना नहीं बची है, जितनी भी योजनाएं चल रही है मैंने आपको 14-15 योजना कवर करवा चुका हूं, जिसमें बहुत सारी योजना मैं पूरा डीप में कवर करवाया हूं, और कुछ कुछ योजना जो अभी बता रहा हूं वो शॉर्ट में बता रहा हूं। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी योजनाएं हम लोग वो टॉपिक के बाद वो सब योजनाओं को जितने चलती आ रही है लाइन से लेके करंट तक की पूरी योजनाओं को, जैसे सुराजी ग्राम और जो आपका राजीव युवा मितान क्लब और जो आपका भूमिहीन रोजगार योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो करंट में योजना है वो पूरा पीछे से लेके करंट तक की योजनाओं को आप लोग को मैं पूरा एक जो उसको ज़्यादा वीडियो लगेगा तो वो मैं आपको कवर करवा दूंगा पूरा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से आएंगे तो जब सामाजिक अंकेक्षण और उसके बाद सूचना का अधिकार पहले पढ़ लेते क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, उसके बाद हम लोग बाकी वीडियो योजना को एक साथ कवर कर लेंगे। तो ये आज के देखिए श्रद्धांजलि योजना, इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2016 में, ठीक है। जुलाई 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके लिए पात्रता क्या है? श्रद्धांजलि योजना, देखिए पंचायत संचालनालय का योजना है, ठीक है, संचालनालय पंचायत का ये योजना है। तो पात्रता क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत ऐसे परिवार, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे बीपीएल परिवार रहते हैं जो जिनके यहाँ जब मृत्यु होती है तो उनके पास इतना साधन भी नहीं होता, इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो लोग अपने जो जिनकी मृत्यु है उनका अंतिम संस्कार कर सकें। तो उनको, ऐसे लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत ऐसे परिवार जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार गरीब परिवार हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, ये 2011 की जनगणना को आधार मानकर, तो ऐसे लोगों को जो है इस योजना के माध्यम से, श्रद्धांजलि योजना के माध्यम से फंड प्रोवाइड कराया जाता है, पैसा प्रोवाइड कराया जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है। अब ये लाभ किसको मिलेगा? परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर, देखिए ऐसे सदस्य की मृत्यु जो कमा रहा था उस घर में और मुखिया था, उनके माध्यम से, उनकी कमाई के माध्यम से जो है बाकी सदस्यों का जीविकोपार्जन चल रहा था, ऐसे सदस्य को इस योजना के माध्यम से 24 घंटे के भीतर लाभ दिया जाएगा उनके परिवार को, ठीक है। ध्यान रखना, कैसे का सदस्य, इसी को पूछ सकता है भाई कि किन्हें इनके तहत लाभ, पात्रता लाभ के श्रद्धांजलि योजना के तहत किन्हें लाभ दिया जाता है? तो परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 24 घंटे के भीतर अंतिम संस्कार के लिए परिवार को कितना दिया जाता है? 2000 रुपए एकमुश्त वित्तीय सहायता दिया जाता है। याद रखना, 2000 रुपए एक बार में दिया जाता है, किस्त में नहीं दिया जाता, एकमुश्त की वित्तीय सहायता दिया जाता है। किसका दायित्व है? कौन देगा ये सहायता देने का? सरपंच, जो ग्राम पंचायत का सरपंच रहेगा, या फिर सचिव, ये दोनों में से एक जाएंगे उसके घर में और ये पैसा उनको देंगे इनके हिसाब से, किसके आधार पर? श्रद्धांजलि योजना के माध्यम से, ठीक है। और इसमें प्रावधान टोटल, जब इसको बनाया गया था जुलाई 2016 में, 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उस 5 करोड़ का प्रावधान किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कितने का प्रावधान किया गया है? 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है, फंड जनरेट किया गया, इसके माध्यम से ही 20-20 हजार रुपए जो कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कब से शुरुआत हुआ था, पात्रता और लाभ, और ये प्रावधान, ये दायित्व किसका रहता है वो ध्यान रखना। बस ये योजना इतना ही है, इतने में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आएगा तो इस तरीके का ही क्वेश्चन आएगा जो मैं बताया आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना। ये योजना भी आपके पेपर के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2014-15 में मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना और हमारा छत्तीसगढ़ योजना, चारों योजनाओं को कंबाइन करके, अलग अलग योजनाएं चल रही थी अलग अलग चीजों के लिए, उनको सबको कंबाइन करके एक योजना तैयार किया गया, उसका नाम था मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, ठीक। तो ध्यान रखना, ये चारों योजना को एक साथ मिलाकर क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री। इसी का नाम, इसीलिए सब योजना शामिल हो गया, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? समग्र ग्रामीण विकास योजना रख दिया गया, ठीक है। अब इस योजना के माध्यम से क्या उद्देश्य है इसका? तो अधोसंरचना निर्माण। देखिए पंचायत में, जो ग्राम पंचायत में जो बहुत सारे आंगनबाड़ी रहते हैं, पंचायत भवन का निर्माण रहता है, जल के लिए पेयजल सुविधा का निर्माण रहता है, और भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, सौंदर्यीकरण से संबंधित चीजें रहती है, जिसको करवाने के लिए समग्र ग्रामीण विकास योजना, मतलब पूरा ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक लाइन में लिख सकते हैं आप इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अधोसंरचना निर्माण के लिए इसका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा? तो तालाब का सौंदर्यीकरण, एक तो अधोसंरचना निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण भी इसी के अंतर्गत आता है, पुल पुलिया निर्माण इसके अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण आता है, उसके बाद ग्राम पंचायत भवन में अतिरिक्त एक तो एक्स्ट्रा कक्ष बनवाना है, उसका पंचायत भवन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना है, विद्युतीकरण, गली में कंक्रीट बिछवाना है, कंक्रीट का सड़क निर्माण करवाना है, वो मुक्ति धाम का निर्माण करवाना है अंत्येष्टि संस्कार के लिए, वो, ठीक है, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करवाना है, जैसे मैंने आप लोग को बताया। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। ये सब उद्देश्य की पूर्ति के लिए समग्र ग्रामीण विकास योजना लाया गया, ठीक है।
आप लोग इसको ध्यान रखना अच्छे से। अब इसमें ये ऐसा पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत नहीं आता है। तो ये 4-5 ठो दे देगा, एक ठो दे देगा आपको परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य को अंतिम संस्कार के लिए सहायता उपलब्ध कराना। तो इसमें आपको क्या टिक करना पड़ेगा, ये कौन सा नहीं आता है प्रावधान के अंतर्गत। इस तरीके का सवाल इसमें बन सकता है, इसका उद्देश्य नहीं है इस टाइप से, ठीक है। तो प्रावधान क्या है, हर जिला को इसमें 2 करोड़ रुपए मिलेगा, जिला को 2 करोड़ रुपए मिलेगा, लेकिन ग्राम पंचायत को कितना रुपए मिलेगा, 50 लाख रुपए इसके तहत दिया जाएगा। देखिए जिला को 2 लाख रुपए मिलेगा, वो जिला जो है वो बाकी जगह अपना डेवलपमेंट करवाएगा जो अधोसंरचना विकास है उसके लिए, और ग्राम पंचायत को इसके तहत कितना मिलेगा, 50 लाख रुपए। दोनों फंड को याद रखना। तो इसका सन, उद्देश्य, प्रावधान, ये तीनों चीज को नोट करके रखना और अच्छे से पढ़ते हुए चलना, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना। नेक्स्ट अपन देखते हैं मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। देखिए आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के माध्यम से क्या किया गया है, जो गली होता है उसमें जो लाइट लगे होते हैं, लाइट नहीं लगा होता है बहुत ज़्यादा जगह पे, तो उस जगह पे विद्युतीकरण जहां तक पहुंच नहीं पाया है वहां तक विद्युतीकरण कराना, ठीक है। उसी को कहते हैं मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। उसके माध्यम से फंड जनरेट किया जाता है और उसकी फिर उसको उपलब्ध कराया जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014-15 से, ठीक है। मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना की शुरुआत हुई 2014-15 से, जिसका उद्देश्य क्या था, गांव की गलियों को आंतरिक विद्युतीकरण के कार्य करना। मतलब गांव की गलियों में, वही मैं आपको जो बताया, आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य को संपन्न कराना। इसके माध्यम से जो पैसा प्रोवाइड कराता है वो पूरा राज्य शासन 100% क्या है, गवर्नमेंट फंडेड है, राज्य शासन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है भाई, ठीक है। तो राज्य शासन से अनुदान राशि प्राप्त होने के बाद राशि का वितरण स्वीकृत कार्यों की लागत के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सीधे संबंधित ग्राम पंचायत को आवंटित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो राज्य शासन से अनुदान की जो फंड है वो प्राप्त होने के बाद क्या करता है, जिस कार्य के लिए जितना पैसा स्वीकृत किया गया, पहले राज्य शासन से उसको क्या होगा, फंड जनरेट होगा। उसके बाद जिस काम के लिए, जैसे कि इस गली में इतने लाइट लगवाने हैं और किसी गली में दूसरा लाइट लगवाना है, तो उसके हिसाब से प्रस्तावित लागत के हिसाब से स्वीकृत कार्य के आधार पर जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहता है जिला पंचायत का, ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उसके पास पैसा आता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत क्या करता है, सीधा संबंधित ग्राम पंचायत को भेज देता है। राज्य सरकार भेजेगा जिला पंचायत में और जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या करेगा, उसको ग्राम पंचायत में भेज देगा। ग्राम पंचायत को आवंटित कर दिया जाता है और उसके बाद ग्राम पंचायत जो रहती है वो अपने हिसाब से कि किस गली में कितने विद्युतीकरण करने हैं उसके हिसाब से उस पैसे को खर्च करती है। तो ये सीक्वेंस को भी याद रखना, राज्य शासन के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा उसको ग्राम पंचायत में भेज दिया जाता है और ग्राम पंचायत उसको व्यय करता है। तो ये जो है प्रावधान है मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना का, ठीक है। तो आज हम लोग 3 योजना कवर की, उसके साथ ही एक अपडेट था उसको आप नोट करते चलिएगा। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग सामाजिक अंकेक्षण पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सूचना का अधिकार पढ़ेंगे। उसके बाद जो योजनाएं हैं उसको मैं पूरा एक साथ फिर से, जो कुछ योजनाएं बची हुई है, छोटी छोटी योजनाएं, उनको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।